Ji, Assalamu alaikum. So we will be doing the questions on equilibria. I hope you can see my screen. So in this chapter, equilibria, the question this like based on most of the question I will be doing based on mathematics, like involving the calculations, right? For example, KW, it says that define KW by completing the expression. I will say it is the product of concentration of hydrogen ions and hydroxide ion. Define भी हम इसी तरह से करेंगे इसको. Then he says two solutions of V and W are described. उसने बोला V is HCl, W is NaOH. The concentration of HCl is in V is the same as concentration of NaOH in W. pH value of V and W differ by exactly 11 at 298 Kelvin. ठीक है. अब 298 केल्विन पे इनका ये डिफरेंस आ रहा है. सो ही सेज दैट व्हाट इज द pH ऑफ HCl. अब देखो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl. अच्छा, हम ऐसे हो सकता है कि लेट्स से इसकी 14 है और HCl की कंसंट्रेशन 3 हो जाए. 14 minus 3 is equal to 11 तो भी. लेकिन प्रॉब्लम ये कि HCl is not a weak acid and HCl being pH 3 mean that it is very closer to weak acid. बट HCl is a very strong acid, so it cannot be like that. तो अगर ये 13 हो जाए, ये 2 हो जाए, हाँ ये वाला ठीक हो सकता है because this represent a strong alkali NaOH. This is also stronger one, but HCl is even stronger than having the pH of 2. जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. तो फिर हम इसको कर लेते हैं, ये 1 हो जाता है, फिर ये 12 हो जाता है. तो लेकिन 12 बहुत कम हो जाता है, 1 ठीक है फॉर HCl. ठीक है, 12 वाली वैल्यू जो है वो कम है एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्चुअल वैल्यू. तो हम एक चीज़ करते हैं, हम इन दोनों का मिडिल वैल्यू ले लेते हैं. यानी इधर से हम 12.5 ले लेते हैं और इधर से हम 1.5 ले लेते हैं. अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास pH का डिफरेंस जो है एग्जैक्टली 11 आ जाएगा. So therefore, I will say because I have taken the concentration pH of HCl as 1.5, so therefore its hydrogen ion concentration will be anti-log of minus 1.5. ठीक है, anti-log of. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0316. ठीक है बेटा. अगेन 13 क्यों नहीं लेनी, बिकॉज 13 NaOH के लिए ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 13 ठीक है. एट द सेम टाइम 2 जो है वो HCl को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. सो देयरफॉर इसकी वैल्यू 1 के करीब होनी चाहिए. लेकिन जब हम 1 लेते हैं वैल्यू HCl की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू फिर 12 लेनी पड़ेगी, बिकॉज हमें डिफरेंस 11 का रखना है. तो जो 12 है वो फिर वीक एल्कलीज की तरफ बात चले जाती है. तो हमने क्या किया, हमने कहा हम इन दोनों के बीच में ले लेते हैं वैल्यूज. ठीक है, इसकी 12.5 ले लेते हैं, इसकी 1.5 ले लेते हैं. और बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl फाइंड आउट करनी थी, तो हमें pH से ही पता चल सकती थी, इसलिए हमने pH से बात कर ली. Then he says each volume of two solutions V and W are mixed, giving solution X. Name the solutions X and state its pH. देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है and HCl, when they will react together, they react in 1:1 mole ratio. अगर आप इनके इक्वल वॉल्यूम यूज करेंगे और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे, तो आपके पास जो सोल्यूशन X फॉर्म करेगा वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करेगा ऑफ सोडियम क्लोराइड. और इसकी pH कितनी होगी, 7 हो जाएगी. Then he says that a 1 centimeter cube sample of 1 mole per decimeter cube HNO3 is added to 100 centimeter cube of X, forming a mixture Y. A 1 centimeter cube sample of 1 mole per decimeter cube KOH is added to 100 centimeter solution X, forming a mixture Z. Estimate pH of the mixtures of Y and Z. No calculations are required. Okay. अब जो हमारे पास है मिक्सचर Y, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. So how can we do it?
एस्टिमेट द पीएच, ओके 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 ओके। देखिए हमारे पास था सोडियम क्लोराइड, इसमें आपने ऐड कर दिया HNO3। पहली तो बात ये, कोई रिएक्शन होगा नहीं। फर्ज करें आप कहोगे नाइट्रेट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड, तो रिएक्शन हो भी जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस वन ना। देखिए सोल्यूशन एक्स जो था आपके पास वो था व्हाट यू कॉल इट, NaCl। तो हो रिएक्शन होगा भी ना तो ये फॉर्म करेगा NaNO3+HCl। बेशक रिएक्शन ना हो या रिएक्शन हो जाए, दोनों केसेस में हमारे पास एसिड तो प्रेजेंट ही होगा। तो एस्टिमेट द पीएच, तो पीएच इसकी क्या होगी, वही लिखते हैं क्योंकि एसिडिक है 1.5 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फॉर मिक्सचर जी, देखें NaCl विल बी रिएक्टिंग विद KOH। अगर रिएक्शन हो भी गया तो भी आपके पास क्या फॉर्म करेगा, KCl प्लस NaOH। इन बोथ केसेस के रिएक्शन हो या ना हो, ये आपके पास था Y और ये था Z। तो इस मिक्सचर में दोनों ही स्ट्रॉन्गर एल्कलीज हैं, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्गर एल्कलीज का होने का क्या मतलब है कि पीएच जो है वो हायर होगी। आप 12 13 4 इनमें से कोई वैल्यू लिखते हैं, 12 या 13, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गर। सो आई विल बी राइटिंग डाउन हियर 12.5 ही। देन ही सेज, अच्छा इसके ऊपर हमने बात काफी दफा की हुई है पहले से, मैं जल्दी से इसके ऊपर बात करके चला जाऊंगा। वी विल से दैट बिकॉज इट डिसोसिएट completely, its negative ion is more stable as compared to any other negative ion, so that's why it is strongest acid. This is the weakest acid, and this is at number 2। तो ये वाली चीज ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। हम ये कहेंगे कि the middle one has 2 chlorine atoms joined to the adjacent carbon of COH, and chlorine being more electronegative attract more electron, distribute the electron density on the COO negative, hence make COO negative ion more stable as compared to in this one। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला ही आप लिख लोगे, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। सो देयरफॉर बी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड, यानी इसको अगर मैं बी कह दूं तो बी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड। Next is this question. He says that when concentrated H2SO4 is added to water, a series of acid-base reactions occur. There are 3 conjugate acid-base pairs that can be identified during these reactions. Write formula of these 3 conjugate acid-base pairs. वो कह रहा है कि जब H2SO4 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होता है। हम कहेंगे कि फर्ज करो कि कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास अगर है H2SO4, ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट इसका बेस फॉर्म करेगा आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन वो क्या होगा, वो होगा HSO4 नेगेटिव। और अगले स्टेप में HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, वो भी हाइड्रोजन को लूज करेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा SO4-2। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, बेटा यू सी हियर ये चीज, दिस इज एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन आयन। अगर H2SO4 किसको हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H2O को दे रहा है ना, इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो हम लिखेंगे वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, और जो फॉर्म करेगा H3O+, इट विल बी एक्टिंग एज कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अगर आपको इसकी नहीं समझ आएगी स्क्रीनशॉट लें। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप इसको पोस्ट कर दें तो आई विल एक्सप्लेन यू मोर। Then he says partition coefficient of a substance Q between hexane and water is 7.84. Q is more soluble in hexane than it is in water. Define partition coefficient PC. तो बेटा हम ये कहते हैं कि ratio of it is the ratio of solute dissolved in two solvents। ठीक है ना। लास्ट में नहीं आप ये कहें कि हेक्सेन को न्यूमरेटर में और एक्वस को डिनोमिनेटर में रखें। हेक्सेन है, सॉरी, वो भी हो सकता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एंड एक्वस भी हो सकता है, एक्वस सॉरी पोलर एंड पोलर भी हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी एनी रेशियो। ठीक है, और ये भी लाजमी नहीं कि अगर पोलर और नॉन पोलर हो तो पोलर वाले को डिनोमिनेटर में रखना है, नहीं, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, आप ऊपर भी रख सकते हो। देन ही सेज 5 ग्राम, जस्ट अ सेकंड,
Okay, here it says that 5 gram of Q is shaken with mixture of 100 centimeter cube of water and 100 centimeter cube of hexane at 20. अच्छा, ये सारी चीज़ उसने दी है। अब वो हमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ क्यू डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो बेटा, हमें उसने केपीसी गिवन है ऑलरेडी। तो अगर मैं ये लिखूं केपीसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लेयर ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस लेयर, और वाइस वर्सा भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। तो केपीसी वैल्यू गिवन है कितनी, 7.84। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7.84 इज इक्वल टू ऑर्गेनिक लेयर में लेट से एक्स ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्यू डिजोल्व हो जाता है, तो वो हो जाएगा एक्स ओवर 100। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि इवेंचुअली इन्होंने कट ही जाना है, यूनिट्स भी कट जाएंगे और 0.1 या फिर 100 एंड 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, वाटर में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, वो रह जाएगी 5 माइनस एक्स। देखिए बेटा, टोटल आपके पास थे 5 ग्राम्स, राइट। एक्स ग्राम्स चले गए ऑर्गेनिक लेयर में, तो बाकी जो रह गए हमारे पास 5 माइनस एक्स, वो कहाँ जाएंगे, अभी भी समझ नहीं है आपको, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 5 ग्राम से फर्ज करो 2 ग्राम चले गए हेक्सेन में, तो 5 माइनस 2 मीन 3 ग्राम्स चले जाएंगे वाटर में, ठीक है, इसलिए 5 माइनस एक्स लिखा है। अब इसको एज इट इज आप अगर कैलकुलेटर में पुट कर लो, यानी एक्स, ये 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ओवर 5 माइनस एक्स। बेटा प्लीज लर्न हाउ टू पुट these equations, such equations directly into the calculator to find out the value। तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आप इसको करोगे ना, ये वाली कैलकुलेशन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 4.43 ग्राम्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली 4.43। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है 4.43 ग्राम्स। ठीक है, अब उसने हमें कहा था कि व्हाट इज द वैल्यू डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर में जो चीज डिसॉल्व हुई है ना, वो हुई है 5 माइनस एक्स। ठीक है, वाटर में 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस 4.43 हम करेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.57। हम लिखेंगे वाटर में जो डिसॉल्व हुआ है वो 0.57 ग्राम हुआ है। ठीक है, then it says that a sample of Q is shaken with a different mixture and hexane and left until there is no further change in the concentrations. It is found that mass of Q dissolved in each solvent is same. Use KPC values. Okay. बेटा देखो, इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी नहीं, बहुत कम होगा कि आया होगा, फ्यूचर में भी आए हमें पता नहीं है, लेकिन सिचुएशन को हम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा से मैं पढ़ूंगा। ही सेज ए सैंपल ऑफ क्यू इज शेकन। अभी अभी जो आपका क्यू वाला सॉल्यूशन बना है, लेकिन फिर से देख लेते हैं क्यू है क्या। क्यू इज मोर सॉल्युबल इन हेक्सेन। अच्छा जी, ठीक हो गया। द पार्टिकल सब्सटेंस क्यू बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर। अच्छा, आपके पास जो है ना 5 ग्राम ऑफ क्यू, वो कहता है कि इसी तरह का एक सैंपल है क्यू का, आपने इसको शेक किया विद with a different mixture of water and hexane and left until there is no further change. It is found that mass of Q dissolved in each solvent is same. अब की बार क्या हुआ कि mass सेम हो गया दोनों में, ठीक है ना। यूज केपीसी वैल्यू टू सजेस्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाटर। अब इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम्स इनके सेम नहीं होंगे लेकिन मैसेज सेम है। ठीक है, तो बेटा हम इसको यूं लिखेंगे कि केपीसी वैल्यू इज इक्वल टू, फिर से वही चीज कि ऑर्गेनिक ओवर एक्वस की लेयर की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये है 7.84। मैं ये कहता हूँ कि लेट से जो टोटल वॉल्यूम बना है ना आपके पास, वो बना है 100। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 200 300 कुछ भी ले सकते हो। लेट लेट अज्यूम इट इज 100। तो 100 में एक्स ग्राम जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, उसको मैं वी कह देता हूँ, या वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन को आप वी कहते हैं।
कि टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन जो है ना वो V है और x ग्राम हेक्सेन में चले गए हैं और x ग्राम वाटर में चले गए हैं, लेकिन वाटर का जो वॉल्यूम है ना वो है 100 माइनस V। यानी अगर हेक्सेन का वॉल्यूम 20 है तो इसका वॉल्यूम 80 होगा। अब आप इसको क्या करें, देखें x एंड x विल कैंसिल आउट। यू शुड नो दिस मैथ्स कि ये क्यों आपस में कैलकुलेट हो रहे हैं, सॉरी कैंसिल आउट क्यों हो रहे हैं। और फिर ये बन जाएगा इस तरह से 7.84 इंटू वी इज इक्वल टू 100 माइनस वी। देखो आपको मैथ्स करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपको डायरेक्टली ये चीज़ आए, या फिर एक्स एक्स को कैंसिल आउट करने के बाद आप क्या कर सको, डायरेक्टली इसको पुट कर लो। 7.84 इज इक्वल टू 1 ओवर वी इन द ब्रैकेट्स डिवीजन साइन, अगेन ब्रैकेट्स 1 ओवर ब्रैकेट्स 100 माइनस वी ब्रैकेट क्लोज, दो दफ़ा। तो इसका आपके पास v की वैल्यू जो है ना वो आ जानी चाहिए। आई नीड टू कैलकुलेट दिस। तो आपके पास ये वैल्यू v की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 11.32। हम लिखेंगे v क्या था, v था वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर यानी हेक्सेन। इधर हम लिख लेंगे 11.32 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 100 में से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88.7 68 आना चाहिए। अगर मैं इसको 0.3 लिख देता हूँ तो फिर ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 8.7। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। अगेन अगर आपको नहीं समझ आई, टेक आउट योर फोन, टेक ए पिक्चर और टेक ए स्क्रीनशॉट एंड शेयर विद मी। Q is more soluble in hexane than in water. It is tested Q is one of them. अच्छा, अगर Q more soluble है ना हेक्सेन में, तो हमें एक चीज बतानी चाहिए कि पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी एक ही तरह की नेचर होगी ना उनकी। तो अगर Q हेक्सेन में ज्यादा सॉल्युबल है, हेक्सेन तो नॉन पोलर है, क्या है ये, नॉन पोलर, इसका मतलब Q भी नॉन पोलर है। अब एच KCl तो हरगिज भी नॉन पोलर नहीं है। बात रह गई इन दोनों में से। अब इन दोनों में से जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे वो ज्यादा नॉन पोलर होगा। और दूसरी बात ये देखो, ये तो एसिडिक है ना, HC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है ना, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर भी सकता है। वैसे तो ये भी अल्कोहल है, ये भी कर सकता है, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ एटम्स भी कम है, इसके पास दो ऑक्सीजन हैं, दो तरफ से वो हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस वो स्ट्रॉन्गर हैं एज कम्पेयर टू OH। So therefore, and moreover, we know that this dissolves in water more as compared to alcohol. So हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि Q is CH3CH2 4OH। रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज it is more non-polar than others. It is more non-polar than others। ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन पे। इट सेज हियर दैट बेंजोइक एसिड इज ए वीक एसिड। Benzoic acid has this Ka value as well. A 1 decimeter cube buffer solution is made at 298 Kelvin containing 1 gram of this and slightly greater mass of sodium benzoate. This buffer solution has a pH of this. Define buffer solution. Write an equation to show how the solution acts as a buffer solution. देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन के अंदर है दो सॉल्यूशंस, एक ये है और ये तब एक्ट करेगा जब आप सोडियम या एल्कली, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड आई मीन एल्कली को ऐड करोगे। एंड दिस विल बी एक्टिंग व्हेन यू विल बी एडिंग एन एसिड, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। तो पहले ही उसने बोला है कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो रिएक्शन कैसे होगा। तो हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे कि C6H5COOH प्लस it will be reacting with sodium hydroxide, sorry, NaOH. So it will become C6H5COO negative and Na positive plus H2O। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस नाइट्रिक एसिड अगर आप ऐड करते हो, यानी अगर आप HNO3 ऐड कर देते हो, तो बेटा फिर तो एसिड ने एसिड के साथ रिएक्ट नहीं ना करना, फिर तो यहाँ पे जो इसका सॉल्ट है वो रिएक्ट करेगा। यानी C6
C6H5COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। वो भी इसलिए क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव के साथ चला जाएगा और ये C6H5COOH बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ना लिखें बिकॉज होते नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। It says calculate H positive concentration and C6H5COH concentration in the buffer solution. Use the expression for Ka to calculate the concentration of this and this in buffer solution. देखो बेटा, ऐसे है कि आपके पास है calculate hydrogen concentration and this in the buffer solution described. K use the Ka expression. K expression given है? नहीं गिवन है, हमें खुद बनाना पड़ेगा ना के एक्सप्रेशन। देखो के ए एक्सप्रेशन इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ओवर एच ए। बेटा देखो, ए नेगेटिव जो होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये नेगेटिव आयन ऑफ एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें उसने बोला है कि जो पीएच है वो है 4.15। बफर सोल्यूशन हैज, जो बफर सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसने ये नहीं कहा कि एसिड की पीएच इतनी है। तो बफर सोल्यूशन में जो पीएच है आपके पास वो 4.15 है, 4.15। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? यू कैन राइट डाउन 10 जिस फॉर नेगेटिव 4.15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 7.08 times 10 raised to negative 5 mole per decimeter cube. Okay, this is the hydrogen ion concentration. Next हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट उसमें मैं बोला था एंड द concentration of this acid. अब देखो कि ये जो एसिड है इसके बारे में उसने हमें इंफॉर्मेशन ये दी थी, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे हम, कि दिस इज 1 ग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम भी है और इसका वॉल्यूम भी है 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप 1 ग्राम ऑफ एसिड को 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डालेंगे तो टोटल वॉल्यूम ही एसिड का वॉल्यूम भी हो जाएगा ना। नहीं समझे बात को? यहाँ देखें कि अगर आपके पास है ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, फर्ज करो आपके पास एक छोटा सा डॉट है सॉल्ट का, इतना सा सॉल्ट है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे आ जाएगा कुछ 0.001 मीटर क्यूब, समथिंग लाइक दैट। इसी को अगर आप वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा? इट विल गेट डिसॉल्व एंड इट विल स्प्रेड ओवर होल ऑफ द वाटर ना। तो जितना वाटर में लिक्विड का जितना ग्लास में लिक्विड का वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्ट का भी वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने एसिड को 1 डेसीमीटर क्यूब में डाला तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड भी 1 डेसीमीटर क्यूब बन गया। अब हमें इसका मैस गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H5COOH जो है इट इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर। ठीक है, 1 ग्राम गिवन है। अब इसका जो एम आर है ना वो कितना बनता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 × 12 + 5 + 12 + 2 × 16 + 1 हाइड्रोजन। तो ये कितना बन गया? 72 प्लस, अच्छा जी मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, सॉरी। C6 है 72 प्लस करेंगे इसमें हम C6H5 5 हाइड्रोजन प्लस C6H5 एंड देन अगेन 12
plus 32 plus 1, so it will become 132, sorry 122। तो ये हमारे पास आ जाएगा 122। तो आप इधर लिख लेंगे 1/22। इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी एसिड की, यानी C6H5COOH, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम 1/22/1। ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब में लेना था तो इसका इतना ही गिवन था, 1 डेसीमीटर क्यूब ही टोटल वॉल्यूम गिवन है। सो द आंसर इज 8.20 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -3। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 7.08 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -5 एंड द अदर वन इज 8.20 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -3। अब आपने क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन C6H5COONA। हम लिखेंगे C6H5COONA, हम यहाँ पे लिखेंगे C6H5COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे Ka का एक्सप्रेशन यूँ लिखेंगे ना, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखें Ka की वैल्यू गिवन है हमारे पास, आई थिंक इज इट गिवन, यस 6.31 टाइम्स 10 रेज़ पावर -5, ये Ka की वैल्यू गिवन है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट की थी 7.08 टाइम्स 10 रेज़ पावर -5। उसने बोला है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। देखो सॉल्ट हमारे पास है, फर्ज करो कि हमारे पास जो सॉल्ट है ना वो इस तरह से है NaA, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। व्हेन इट विल गेट डिसॉल्व इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन होगी। दे बोथ ऑफ देम आर इन 1:1 मोल रेशियो। क्योंकि 1:1 मोल रेशियो है तो हम A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको हम कहेंगे कि दिस इज X/HA, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन विच वाज 8.20 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -3। अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर यूज करके तो आपके पास आंसर आएगा 7.31 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -3। 7.31 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -3। ठीक है, तो ये वाली चीज इस तरह से आ गई है। नेक्स्ट इट सेज दैट a 10 centimeter cube sample of the buffer solution is mixed with 10 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube of KOH. Both solutions are at 298 Kelvin. The reaction is allowed to occur without stirring. Two observations were recorded. एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। बेटा देखो बहुत आसान सी बात है। देखो बफर सॉल्यूशन के पास था एसिड, ठीक है ना, एसिड ने रिएक्ट किया KOH के साथ, वो क्या बेस है। तो आपको पता है एसिड एंड बेस जो रिएक्ट करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो मुझे लिखो, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसने कहा एक्सप्लेन करो कि टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो गया। तो हम लिखेंगे रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन एंड हेंस एक्सोथर्मिक। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में उसने बोला है पीएच आफ्टर द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 13। बेटा ग्रेटर देन 13 का क्या मतलब है कि आपने KOH ज्यादा ऐड कर दिया। हम छोटी अमाउंट में ऐड करते होते हैं, like we say that what is a buffer solution in which a small amount of acid or base is added। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दोगे तो क्या होगा, obviously pH will reach closer to 14। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि all acid reacted and KOH is in excess, यानी जो चीज आपने ऐड की थी वो एक्सेस में हो गई है। And then it says that magnesium benzoate has solubility in water of less than 1 gram per decimeter cube। मैग्नीशियम बेंजोएट की जो solubility है ना वो less than 1 ग्राम है। ओके, KSP वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट solubility of this in this, बहुत आसान है। देखो बेटा जब भी solubility वाला क्वेश्चन आएगा आपको, आपने इक्वेशन तो लिखनी ही होती है। C6H5 नहीं भी लिखोगे कोई मसला नहीं है,
लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको लिखनी चाहिए, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। Mg+2+C6H5COO नेगेटिव और 2 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब ये देखें, उसने बोला कि इस चीज़ को यूज़ कर लो टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। हम कहते हैं लेट्स से इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी ना वो x ग्राम से पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम मोल रेशियो देखें, अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, तो हम कहेंगे इसको भी x होएगा। लेकिन इसके 2 मोल्स हैं, ये देखें इस 2 को, अगर इसके x मोल्स होंगे तो फिर इसके 2x मोल्स होंगे। इसलिए अब हम KSP में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो mg की वैल्यू क्या होगी? mg की वैल्यू हो जाएगी x, एंड जो C6H5CO नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी 2x एंड स्क्वायर एज वेल। तो कुछ बच्चे क्या क्या करते हैं, वो स्क्वायर ले लेते हैं, 2 नहीं लिखते, 2 लिख लेते हैं तो स्क्वायर नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि सिर्फ हमने एक दफ़ा 2 लिखना अलाउड है तो हम 2 दफ़ा क्यों लिखें। लेकिन बेटा आपको लिखना चाहिए, बल्कि आपको लिखना है। ये 2 कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 1.76 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -7 इज इक्वल टू 4x क्यूब। 4 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसका आप क्यूब रूट लेंगे, और जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.53। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.53 टाइम्स 10 रेज़ पावर ऑफ -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है ना, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो सिर्फ ये हमने क्या करना है, वी आर कन्वर्टिंग मोल इनटू ग्राम्स, दैट्स इट। तो मोल्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं विद MR व्हिच ही हैज ऑलरेडी गिवन 266.3, यहाँ पे गिवन है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.940 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। फिर वो हमें ये कह रहा है कि एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम इज एडेड टू द सैंपल ऑफ मैग्नीशियम, दिस स्टेट वेदर द इक्विलिब्रियम concentration of this is higher than same or lower than your answer to 1, explain your answer। ओके, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि वो कह रहा है कि MgC6H5COO ट्वाइस को आप ऐड कर रहे हो किसमें? आप इसको ऐड कर रहे हो मैग्नीशियम सल्फेट में, और वो कह रहे हैं इसका आंसर कंपेयर करो टू पार्ट 1। पार्ट 1 में हम किस में ऐड कर रहे थे? वो वाटर में कर रहे थे। पार्ट 1 यहाँ पे जो बात हो रही है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो रही है, यानी वाटर में आप ऐड कर रहे थे। बेटा देखो, हमारे पास ऑलरेडी मैग्नीशियम के जितने मैक्सिमम आयंस डिसॉल्व हो सकते थे वो प्रेजेंट है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ऊपर से आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड कर देंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम के आयन से ज्यादा हो जाएंगे। पहले वाले आयंस को डिस्प्लेस करने के लिए न्यू आयंस आ जाएंगे, तो यानी कि डिस्प्लेस किए बगैर नहीं बनेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि द concentration is less in magnesium sulfate, the concentration is less in MgSO4 than the concentration in calculated in one explanation ये कि because magnesium is the common ion and hence common ion effect decreases solubility। ठीक है, इट विल नॉट बी या डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन, उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होएगी। तो अब आई हैव शेयर्ड दिस इन आवर ग्रुप, this whole document, right, along with its marking scheme which is at the end of the topic। इसको अगर हम नीचे जाएं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, हाँ ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आंसर की भी गिवन है। So I would say that you guys must practice more and more questions after watching this video।
ठीक है, and if you would have any question, any concern, just take a screenshot sort of thingy and share with me. Take care. Allah Hafiz.